नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं चार्ल्स डिकेंस के एक क्लासिक रचना ए टेल ऑफ टू सिटीज की। और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे 160 साल से भी ज्यादा पुराना ये उपन्यास आज भी हमारे डिजिटल दौर से सीधे सीधे जुड़ता है। इस उपन्यास की शुरुआत होती है साहित्य की शायद सबसे जानी मानी लाइन से, ये सबसे अच्छा समय था, ये सबसे बुरा समय था। एक ऐसी लाइन जो अपने आप में ही एक पहेली है, एक विरोधाभास। अब सवाल ये उठता है, जैसा कि हाल ही में रेडिट पर किसी ने पूछा भी, कि आखिर ये लाइन हमारे आज के समय पर इतनी फिट कैसे बैठती है। जरा सोचिए, एक तरफ इंटरनेट ने हमें ज्ञान और लोगों से जुड़ने की ऐसी ताकत दी है जो पहले कभी नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ यही इंटरनेट गलत जानकारी और नफरत फैलाने का एक जबरदस्त हथियार भी बन गया है। तो एक तरफ हमारे पास ग्लोबल कनेक्शन और जानकारी का सबसे अच्छा समय है, और वहीं दूसरी तरफ फेक न्यूज़, ऑनलाइन लड़ाइयों और समाज में बंटवारे का सबसे बुरा समय भी हम ही देख रहे हैं। ये उपन्यास इसी तरह के गहरे विरोधाभास की पड़ताल करता है। और यही है इस उपन्यास का सेंट्रल थीम, द्वैत, यानी दो विपरीत चीजों का एक साथ होना और उनका संघर्ष। आशा और निराशा, रोशनी और अंधेरा, प्यार और नफरत, इंसाफ और बदला। डिकेंस ने पहले ही वाक्य से ये थीम सेट कर दिया था और पूरी कहानी इसी तनाव के इर्द गिर्द घूमती है। और मज़ेदार बात यह है कि डिकेंस ने खुद लिखा था कि उनका समय भी आज के दौर जैसा ही था। वो जानते थे कि ये जो एहसास है ये सिर्फ 18वीं सदी का नहीं है, ये तो समाज की एक ऐसी हकीकत है जो शायद कभी नहीं बदलती। तो आखिर इस मशहूर लाइन के पीछे की कहानी क्या है? चलिए अब उपन्यास के प्लॉट और उसके किरदारों की दुनिया में चलते हैं। कहानी का कैनवस बहुत बड़ा है, लगभग 2 दशकों में फैला हुआ, और इसका बैकड्रॉप है फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति की उथल-पुथल। कहानी शुरू होती है डॉक्टर मैनेट से, जिन्हें बैस्टिल जेल में 18 साल के कैद के बाद आज़ाद किया जाता है, और इसका अंत एक बेहद नाटकीय मोड़ पर होता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ बड़ी बड़ी घटनाओं की नहीं है, ये है लोगों की कहानी। कहानी के केंद्र में है डॉक्टर मैनेट, उनकी बेटी लूसी और 2 आदमी जो उससे प्यार करते हैं। चार्ल्स डार्ने, जो एक फ्रांसीसी अमीर है पर अपनी विरासत से नफरत करता है, और सिडनी कार्टन, एक बहुत ही होशियार पर सनकी अंग्रेजी वकील। और इनके साथ हैं मैडम डिफार्ज, जो बदले की जीती जागती मिसाल है। अब देखिए, इस उपन्यास का टाइटल सिर्फ 2 शहरों का नाम नहीं है। लंदन और पेरिस के बीच जो गहरा फर्क है वो उपन्यास के मुख्य विचारों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। डिकेंस जिस तरह से इन 2 शहरों को दिखाते हैं वो कमाल का है। लंदन को अक्सर एक बंद, घरेलू और ठहरी हुई जगह के तौर पर दिखाया गया है, वहीं दूसरी तरफ पेरिस एक खुला मैदान है, एक विशाल स्टेज जहां क्रांति हो रही है और सरेआम फांसियां दी जा रही हैं। और इसी फर्क को कुछ विद्वानों ने बहुत खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं कि पेरिस की भीड़ एक उग्र बाढ़ की तरह थी, इतिहास को बदलने वाली एक ताकत, जबकि लंदन में जो भीड़ जमा होती थी वो बस एक दिशाहीन मॉब थी। ये संगठित क्रांति और सिर्फ हंगामे के बीच का फर्क दिखाता है। तो सवाल ये है कि ये क्रांति हुई क्यों? ये कोई एक दिन में नहीं हुई। डिकेंस हमें दिखाते हैं कि ये उस गहरी सड़न का नतीजा थी जो समाज में फैल चुकी थी और जिसे फ्रांस के अमीर वर्ग के अन्याय और जुल्म ने हवा दी थी। उस दौर के अमीरों की क्रूरता का अंदाजा इस एक घटना से लगाया जा सकता है। मार्क्विस सेंट एवरमॉर्न नाम का एक अमीर अपनी बग्गी से एक बच्चे को कुचल देता है और फिर कहता है, मैं इतनी छोटी सी बात के लिए नहीं रुकूंगा। ये दिखाता है कि कैसे बेहिसाब ताकत इंसानों को पत्थर दिल बना देती है। और डिकेंस यहाँ एक बहुत बड़ा पॉइंट रखते हैं। वो कहते हैं कि अमीर वर्ग की क्रूरता ने ही क्रांति की क्रूरता को जन्म दिया। जिन पर जुल्म हुआ उन्होंने जुल्म करना अपने जालिमों से ही सीखा, और इस तरह हिंसा का एक दर्दनाक और कभी न खत्म होने वाला चक्र शुरू हो गया। और इस बदले की आग का सबसे बड़ा प्रतीक है मैडम डिफार्ज। वो दिन रात चुपचाप एक लिस्ट बुनती रहती हैं जिसमें उन सभी लोगों के नाम होते हैं जिन्हें मौत की सजा मिलनी है। उनका किरदार एक शक्तिशाली प्रतीक है कि कैसे इंसाफ की तलाश कभी-कभी बेरहम बदला लेने में बदल जाती है। तो कुल मिलाकर डिकेंस सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं सुना रहे हैं, वो समाज में अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई, अन्यायपूर्ण कानून व्यवस्था और बदले की भावना के खतरों के बारे में एक चेतावनी दे रहे हैं। एक ऐसी चेतावनी जो आज भी उतनी ही जरूरी है।
लेकिन इस सामाजिक उथल-पुथल और आलोचना के बीच एक ऐसी कहानी भी है जो इस नॉवेल को अमर बना देती है, और वो है एक इंसान के व्यक्तिगत बदलाव और मुक्ति की कहानी। देखिए, इस नॉवेल की असली ताकत ये है कि ये इतिहास के बड़े पर्दे से हटकर एक इंसान की निजी पसंद पर फोकस करती है। ये कहानी है सिडनी कार्टन की, जो कहानी की शुरुआत में साहित्य के सबसे निराश और सनकी किरदारों में से एक है। सिडनी कार्टन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो साहित्य के सबसे बेहतरीन कैरेक्टर आर्क्स में से एक है। वो एक होशियार लेकिन शराबी और बेमकसद वकील से एक ऐसे इंसान में बदल जाता है जो अपने प्यार के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है। उसकी ये यात्रा वाकई कमाल की है। और जब वो गिलोटिन की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसके मन में जो आखिरी ख्याल आते हैं वो दिल को छू जाते हैं। वो सोचता है, ये जो मैं करने जा रहा हूं ये मेरी जिंदगी के हर काम से कहीं बेहतर है। आखिरकार उसने अपनी जिंदगी को एक मतलब दे दिया था। यही बलिदान उपन्यास के सबसे बड़े थीम यानी पुनरुत्थान या रिसरेक्शन को दिखाता है। ये वो विचार है कि एक इंसान मौत में भी एक नई जिंदगी और मुक्ति पा सकता है, और यही वो बात है जो इस ऐतिहासिक उपन्यास को आज भी इतना व्यक्तिगत और प्रासंगिक महसूस कराती है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। अगर हर दौर सबसे अच्छा और सबसे बुरा दोनों होता है तो फिर असल में फर्क किस चीज से पड़ता है? उपन्यास का जवाब यह है कि फर्क इतिहास की बड़ी बड़ी घटनाओं से नहीं बल्कि हमारे व्यक्तिगत चुनावों से पड़ता है। वो छोटे बड़े फैसले जो हम हमदर्दी, इंसाफ और बलिदान के लिए लेते हैं।